अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम CS301 डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मिड टर्म की तैयारी करेंगे, कुछ लैक्चर्स को कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमने ख्याल रखना है जिनका और हमारा जो पेपर है उसके लिए डिपेंडेंट है। हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि हम अच्छे से कर सकें क्लियर आउट। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने सब्जेक्ट पढ़े हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स के नाम से पता चल रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर्स मीन्स कि किसी डाटा को स्ट्रक्चर करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है। आपकी ये एक बुनियाद है कि किस तरीके से आप डाटा को एंटर करते हैं, किस तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो मेन चीज़ें मैंने आपसे पहले इस चीज़ को स्टडी किया हुआ है, तो मैंने जो हाइलाइटेड हैंडआउट्स है ना वो बनाए हैं। इसके लिए अगर आपको ये हैंडआउट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ये फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। सबसे पहले कि व्हाट डज़ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा मीन, कि एक डाटा को ऑर्गेनाइज करने का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो बिल्कुल इसका आंसर इसके साथ ही है कि इट मीन्स दैट द डाटा शुड बी अरेंज्ड इन अ वे दैट इट इज़ ईज़िली एक्सेसिबल। यानी कि एक डाटा को इस तरीके से रखा जाए कि जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े डाटा में से, तो हमें वो जल्दी से फ़ौरन से हम उसको एक उसकी जो है वो रसाई हमें हासिल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक अलमारी है, एक ड्रॉअर है, हम इस चीज़ की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमने सारा कुछ उसके अंदर बिखेर के रखा हुआ है और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है और हम उसमें से ढूँढ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। अगर इसी के उल्ट हम देख लें, इसी के बिल्कुल ऑपोज़िट देखें कि अगर हमारे पास एक ड्रॉअर है या एक अलमारी है, हमने उसको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, उसके सेक्शंस बनाए हुए हैं कि ये सॉक्स का सेक्शन है, ये कपड़ों का सेक्शन है, ये इस चीज़ का सेक्शन है। मतलब सारी छोटी-छोटी चीज़ों का हमने जो सेक्शंस बनाए हुए हैं, तो हमें जो भी चीज़ चाहिए होगी हम डायरेक्ट उस सेक्शन से उस चीज़ को फेच आउट कर लेंगे। तो दिस इज़ मीन्स द ऑर्गेनाइजिंग डाटा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अ सॉल्यूशन इज़ सेड टू बी एफिशिएंट, कि सॉल्यूशन क्या होता है? A solution is said to be efficient if it solves the problems within its resource constraints, कि जितने उसके पास रिसोर्स हैं उनके अंदर रहते हुए वो उस प्रॉब्लम को जो है वो एफिशिएंटली सॉल्व कर देना, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट डज इट मीन, कि इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से सॉल्व करना। यानी कि एक चीज़ जो आपके पास है ही नहीं है और एक चीज़ जो आपके पास है और उसके अकॉर्डिंग आपने उस चीज़ को हर काम जो है वो बेहतरीन बनाना है, तो वो किस तरीके से आप बनाएंगे। तो साथ ही इसकी एग्जांपल है कि इन द कंप्यूटर वी हैव हार्ड डिस्क, मेमोरी एंड अदर हार्डवेयर। हमारे पास कंप्यूटर में ये चीज़ें होती है, हार्ड डिस्क, मेमोरी और हार्डवेयर होता है। साथ में हमारे पास सेकेंडली वी हैव टाइम। तो सपोज यू हैव सम प्रोग्राम दैट सॉल्व द प्रॉब्लम्स बट टेक्स 2 मंथ्स। यानी कि हमारे पास कोई ऐसे प्रोग्राम भी मौजूद हैं, जो प्रोग्राम तो हमारे पास अवेलेबल हैं लेकिन वो सॉल्व होने में तकरीबन 2-2 माह ले जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो यही अगर हम चीज़ों का, डिस्क का और मेमोरी का अच्छे से ख़्याल करें, डाटा को अच्छे से एंटर करें, तो वही प्रॉब्लम व्हिच टेक्स 2 मंथ्स टू सॉल्व, दैट वुड बी सॉल्व्ड इन 2 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ सिलेक्टिंग अ डाटा स्ट्रक्चर, कि हमने एक डाटा स्ट्रक्चर को किस तरह से सिलेक्ट करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम हमारी इस प्रॉब्लम के लिए डाटा स्ट्रक्चर ये वाला है, अवेलेबल है, इसको हम कर सकते हैं सॉल्व। हाउ कैन वी सिलेक्ट द डाटा स्ट्रक्चर नीडेड टू बी अ सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने कौन सा डाटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को एनालाइज करना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। टू डिटरमाइन द रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स डाटा सॉल्यूशन मस्ट मैट, कि हमने पहले ये देखना है कि हमारे ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन किस तरीके से हमें निकालना है, कि हमने पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। प्रॉब्लम को एनालाइज़ करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारे पास रिसोर्सेज़ क्या-क्या हैं। हमारी जो सॉल्यूशन के इस हिसाब से बेस्ट हमारा जो रिसोर्स के अंदर रह के, हमारी अवेलेबल चीज़ों के अंदर रह के हम कौन-सा जो डाटा सोर्स है जो हमारे लिए बेस्ट है। सपोज़ द डाटा इज़ सो ह्यूज, डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा है कि गीगाबाइट्स में है, और लेकिन डिस्क की जो स्पेस है डिस्क की, दैट इज़ 200 मेगाबाइट्स व्हिच इज़ टू मच शॉर्ट। तो हम क्या करेंगे, नॉट टू बी सॉल्व्ड विद द प्रोग्रामिंग, ये सॉल्व जो प्रॉब्लम जो है ये प्रोग्रामिंग से सॉल्व नहीं होगी। हम जितना मर्ज़ी प्रोग्राम लिखेंगे, जब स्पेस ही हमारे पास 200 मेगाबाइट्स है, तो हाउ विल वी स्टोर गीगाबाइट्स देयर? जब उसके जगह ही उतनी सी है, मेमोरी उतनी है,
तो हम नहीं कर सकते। हमें एक नया डिस्क खरीदना पड़ेगा ताकि हम उसकी जो मेमोरी है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज़ करें। जब वो चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी देन वी कैन लुक आफ्टर टू आवर प्रोग्राम्स। सेकंड, इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द बेसिक ऑपरेशंस दैट मस्ट बी स्पॉटेड। कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी हमने करने चाहिए जो हम इस सॉल्यूशन को जो है प्रॉब्लम को स्पॉट कर रहे हो। इंसर्ट द डाटा इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर डाटा हमने इंसर्ट करना है या डाटाबेस में। और हैव टू सर्च सम डाटा आइटम्स, मतलब अगर हमारे पास एक कंप्यूटर में डाटा है और वो तकरीबन 8 मिलियन नेम्स है, उसमें से हमें वो एक पार्टिकुलर पर्सन का नेम कहते हैं कि आपने ढूंढना है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपने ढूंढना है। 8 मिलियन नेम्स में से यू हैव टू सेलेक्ट वन पार्टिकुलर पर्सन नेम विच इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो किस तरह से हम ढूंढेंगे? फाइनली सेट द डाटा स्ट्रक्चर दैट मीट्स सो दीज रिक्वायरमेंट्स द मैक्सिमम विदाउट सफिशिएंट एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं कि ये ढूंढना बहुत मुश्किल है, हमें इसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, इसके लिए हमें टाइम भी चाहिए होगा और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जैसे ही हमने जो है डाटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट किया है, तो ये हमने और डाटा डालना है, तो वो किस तरीके से डालना है। और जब हम इंसर्ट कर रहे हैं डाटा, तो हम किस तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं, हम शुरू में इंसर्ट करेंगे, बिगनिंग में, या दरमियान में करेंगे, या और इन द मिडल ऑफ द डाटा, किस तरीके से हमने करना है। मतलब अगर हमें कहा गया कि आपने एक डाटा जो है वो 50 लोकेशंस हैं इसकी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से 50 तक जाएगा, ठीक है? 50 लोकेशन से 0 से वो 49 तक जाएगा। और अगर हमें च डाटा चाहिए कि हमें 26 पोज़ीशन पे ऐड करना है या 51 पोज़ीशन पे ऐड करना है, तो हम किस तरह पहले वाली जो सेल्स हैं, पहले वाली जो जगह है उसको खाली छोड़ के और नेक्स्ट पे जाएँगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने डाटा स्ट्रक्चर में डिस्कस करनी है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि ये तभी हो सकता है कि अगर वेल डिफाइंड ऑर्डर हो या हमें रैंडम एक्सेस रिक्वायर हो। रैंडम एक्सेस अगर हमें अलाउ होगी तो ही हम कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप एक शॉप पे जा रहे हैं या आपके पास एक रैक है, उसमें आपने बुक्स स्केड्यूल किए हुए हैं। बुक्स जो है उनकी जो नंबरिंग है 1, 2, 3, 4 है बाय रैंडमली, ठीक है? अब आपको 4 वाली बुक चाहिए तो आप 1 से स्टार्ट करके 4 पे जाएँगे या डायरेक्ट 4 को फैच आउट कर लेंगे या टॉप से 5 को पीछे करके 4 निकालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है डाटा को सेट करने की। और यही जो सारी चीज़ें हैं, सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो हमने डाटा स्ट्रक्चर में डिस्कस करनी है। डाटा स्ट्रक्चर की फिलॉसफी क्या है? ईच डाटा स्ट्रक्चर हैज़ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। हर डाटा स्ट्रक्चर के कोई ना कोई कॉस्ट लगते हैं और उसके फिर फायदे भी होंगे ऑब्वियसली। एनी डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन योर प्रोग्राम विल हैव सम बेनिफिट्स। जो भी आप डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उसके ज़ाहिर है कोई आपको बेनिफिट्स लगे होंगे, तभी आपने अपने प्रोग्राम में उसको यूज़ किया होगा ना। तो फॉर दिस यू हैव टू पे प्राइस, आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। दैट कैन बी कंप्यूटर रिसोर्सेज और द टाइम, या तो वो टाइम के तौर पे होगा या वो कंप्यूटर रिसोर्सेज होंगे। तो जितना अच्छा आप एक डिवाइस खरीद रहे होंगे उतनी ही अच्छी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस होगी। ऑल्सो कीप इन माइंड दैट यू आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फॉर सम क्लाइंट्स। इफ द प्रोग्राम इज नॉट एफिशिएंट द क्लाइंट विल नॉट बाय इट। जनरली बात है कि अगर वो प्रोग्राम बेहतरीन नहीं होगा, स्पीडली वर्क नहीं कर रहा होगा, तो क्लाइंट क्यों खरीदेगा? अगर क्लाइंट आप किसी स्टोर का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो लाइन में 50 बंदे खड़े हैं और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो चल ही नहीं रहा। इतनी स्लो स्पीड है कि वो 50 बंदों का जो काम है वो 100 बंदों के मतलब खड़े होते तक वो कंप्लीट हो रहा है। तो दिस इज वेरी टाइम टेकिंग, दिस इज नॉट द एफिशिएंट प्रोग्राम। तो 2 डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स आर सूटेबल्स। एक से ज़्यादा डाटा स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं और आपने ये देखना है कि जो ज़्यादा एप्रोप्रिएट है उसको सिलेक्ट करना है। देयर आर 3 बेसिक थिंग्स एसोसिएटेड विद डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर पे 3 चीज़ें जो है वो एसोसिएटेड होती हैं। हाँ, डाटा स्ट्रक्चर क्या रिक्वायर करता है? स्पेस रिक्वायर करता है, टाइम रिक्वायर करता है और एफर्ट्स रिक्वायर करता है। स्पेस फॉर ईच डाटा आइटम इट स्टोर्स, उसको जगह चाहिए होगी जहाँ जहाँ उसे डाटा स्टोर करना है। टाइम चाहिए होगा उसको वो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए और सारे प्रोग्रामिंग एफर्ट्स चाहिए होंगे। जितना अच्छा प्रोग्राम होगा उतना कम टाइम लगेगा और उतनी ही कम स्पेस जो है वो यूज़ करेगा। उसके बाद है गोल्स ऑफ दिस कोर्स, के इस कोर्स में हमने क्या-क्या गोल्स है वो हमने अचीव करने हैं। टाइप के सेल्स की कलेक्शन को अरे कहते हैं।
और यहाँ पे हमने छोटा-सा एक प्रोग्राम उन्होंने बनाया है और जिसके अंदर इंट एक्स 6 इंट इज़ अ डाटा टाइप, ठीक है? कि कौन-सा डाटा टाइप में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इंट। एक्स जो है वो हम उसको असाइन कर रहे हैं कि एक अरे के 6 एलिमेंट्स जो हम उसको असाइन कर रहे हैं। वी हैव डिक्लेयर्ड एन इंट अरे ऑफ 6 एलिमेंट्स एंड इनिशियलाइज्ड इट इन द लूप। और यहाँ पे ये जो है ये फॉर लूप यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? उसके बाद नीचे ये यही एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने उधर इधर दी हुई है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने टाइप कौन से सिलेक्ट किए। अगर हमने इंट एक्स सिलेक्ट किए ना टाइप, तो हमारे पास सिर्फ इंट यानी कि इंटीजर्स के ही नंबर्स जो होंगे वो अरे यानी कि हमारी अरे के अंदर जो हमने सिलेक्टेड अरे है उसके अंदर जाएंगे। अगर हमने फ्लोट सेलेक्ट किए तो वो फ्लोट जाएंगे। जैसे ये देखो, वी कैन ओनली स्टोर इंटीजर्स इन दिस अरे, वी कैन नॉट पुट इंटीजर्स इन फर्स्ट लोकेशन, फ्लोट इन सेकंड लोकेशन। ऐसे नहीं कर सकते हम कि हमने पहले वाले अरे के अंदर पहली उसकी लोकेशन में हम इंट ऐड कर रहे हैं, इंटीजर डाल रहे हैं। दूसरी लोकेशन के अंदर हम यानी कि ये देखिए ये ज़ीरो है ना, यहाँ भी इनका मतलब कि यहाँ पे हम इंटीजर्स डाल रहे हैं ये ज़ीरो में, और फिर 1 पे आके हम कह रहे हैं कि अब यहाँ पे फ्लोट डाल देते हैं, और थर्ड लोकेशन पे आके हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर डबल डाल देते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज़ एक्स? एक्स इज़ अ नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ये उस एक्स जो है वो उसका नेम है। हम जो आइटम्स टैग कर रहे हैं उसका नेम हमने उसको गिव दिया है। टू एक्सेस अ सेल यूज द अरे नेम एंड इंडेक्स एज अंडर। अब ये एज एन एमसीक्यू आ सकता है कि अगर हमने एक सेल को एक्सेस करना है तो हमने किस चीज़ से एक्सेस करना है, उसके अरे नेम से करना है और इंडेक्स से करना है। जिस तरह से हमें उन्हें 6 नंबर हमने सेलेक्ट किए ना, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टार्ट अरे हमारा 0 से होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज़ ये 6 नंबर हो गए हमारे पास, ठीक है? अब ये सेल के अंदर इसी तरह ही जाएँगे बाय डिफ़ॉल्ट कि 0 है, उसके बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3, और अरे ऑक्युपाइज़ कॉन्टिजियस मेमोरी एरिया इन दैट कंप्यूटर। अरे जो है वो कॉन्टिजियस मेमोरी यानी कि मुसलसल उसी तरीके से जा रहा है जिस तरह हमने उसको मेंशन किया है कि 0 से लेके 5 तक हमें चाहिए। तो वो ये नहीं करेगा कि 0 के बाद 5 को ले आएगा, फिर 2 को, फिर 3 को, रैंडमली एक्सेप्ट हो ही रहा है, रैंडम एक्सेस जो है वो अलाउ ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वो सिर्फ़ मुसलसल जा रहा है 0 से लेके तरतीब इन अ सीक्वेंस, यू कैन से कि एक सीक्वेंस में जा रहा है 0 से 5 तक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ सम वेरिएबल कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। अगर कोई वेरिएबल जब हम लेफ्ट साइड पर लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, कोई असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे, तो दिस इज द एल वैल्यू, यानी कि हमने उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करी है जिस तरह के यहाँ पे ये एक्स जो है हम असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले लिख रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहते हैं, ये इक्वल का जो साइन आ रहा है दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि हम एक्स को ये वैल्यू जो है वो असाइन कर रहे हैं, ये वैल्यू एक्स की है। अगर ये एक्स लेफ्ट साइड पे होगा तो इसका मतलब कि हमने इसको कोई वैल्यू असाइन करनी है। अगर ये सब ये अगर जे आ गया तो जे है तो ये वेरिएबल होगा। वेरिएबल और कांस्टेंट कांस्टेंट आपको पता होगा कि वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है और कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती। इट मीन्स इट हैज़ सम मेमोरी एसोसिएटेड विद इट एंड सम वैल्यू कैन बी असाइन टू इट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं कि इंट ए बी, तो इसका मतलब उसके बाद हम लिख देते हैं कि बी की वैल्यू जो है वो 2 है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम इंट की वैल्यू 2 डाल रहे हैं या हम एक्स की वैल्यू 2 डाल रहे हैं। बी की वैल्यू 2 डल गई, उसके बाद यू कैन राइट एज़ ए इज़ इक्वल टू बी। इसका मतलब होगा कि जो भी वैल्यू बी को असाइन की गई है वही वैल्यू ए की है। ये एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि वेरिएबल्स है ये, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन वो जो हमने एक्स डिक्लेयर किया वो वेरिएबल नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि इफ वी अलाउ असाइनमेंट टू कांस्टेंट व्हाट विल हैपन। अगर हम कांस्टेंट को जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर दे देते हैं तो फिर ये होगा कि हमने 2 को वैल्यू दी है, ए को हमने कह दिया कि ये 3 वैल्यू है इसकी, ठीक है? फिर अब हम 3 को दोबारा से वैल्यू दे रहे हैं। नाउ वी असाइन नंबर 2 द नंबर 3। ए हैज़ द वैल्यू नंबर 2, ए को हमने वैल्यू दी नंबर 3 की, ठीक है? सपोज़ ए हैज़ द वैल्यू नंबर 3। नाउ वी असाइन नंबर 2 द नंबर 3। तो 3 को हम अब नंबर 2 असाइन कर रहे हैं। पहले ए को हमने नंबर 3 असाइन किया, फिर हम अब उसी 3 को हम नंबर 2 असाइन करें। तो लॉजिकली 2 प्लस 2 तो होना चाहिए 4 होना चाहिए, लेकिन हमने 2 को 3 डिक्लेयर कर दिया है। 2 को हमने खुद ही कह दिया कि 2 जो है वो 3 के इक्वल है, यहाँ पे नंबर 2 भी इज़ द नंबर 3। तो फिर वो 3 प्लस 3 तो 6 हो जाएगा। लेकिन लॉजिकली इट इज़ रॉन्ग
2 + 2 होगा 4, ओके। इसीलिए उन्होंने कहा देयरफॉर इट इज़ नॉट अलाउड। छोटे-छोटे प्रोग्राम्स हैं, ये पेपर में इतने आते नहीं हैं, लेकिन थोड़े-से इनके बारे में नो हाउ होना ज़रूरी है। इसके लिए ये होगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये हम इसमें डाटा टाइप कौन-सी है, हम अरे कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट कौन-सा है, वेरिएबल कौन-सा है और असाइनमेंट ऑपरेटर कौन-सा है। उसके अलावा हम कौन-सा फंक्शन जो है, कौन-सा सिंबल जो है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट टर्मिनेटर के लिए यूज़ करें। आप देख रहे हैं कि हर स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट की जा रही है सेमीकोलन पे। ये भी एक एमसीक्यू के तौर पर आता है कि हमने इसको सेमीकोलन से ब्रेक करें एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर को। ये छोटे-छोटे सिंटैक्स जो हैं ये आते हैं ज़रूरी, पेपर में आते हैं। ऐसे एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछे जाते हैं। वी कैन यूज़ डिलीट कीवर्ड टू रिलीज़ अ मेमोरी। हम मेमोरी से कुछ हमें रिलीज़ कराना है तो हम डिलीट कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसका सिंटैक्स जो है वो डिलीट और स्क्वेयर ब्रैकेट्स व्हाई। व्हाई इज़ कैन बी चेंजेबल, व्हाई के अलावा कोई और नंबर भी आ सकता है, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी आ सकता है, लेकिन साथ में स्टेटमेंट टर्मिनेटर ज़रूर आएगा। उसके बाद लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स। लिस्ट लिस्ट जो है वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं शॉपिंग लिस्ट, ग्रोसरी लिस्ट या लिस्ट ऑफ पीपल टू इनवाइट टू अ डिनर, या लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू गिव समबडी। तो लिस्ट इज द नेम ऑफ थिंग्स, ठीक है, नेम ऑफ द सेम कैटेगरीज ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे इधर जो डेफिनेशन है लिस्ट की वो ये है कि अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप में क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है कि किसी भी टाइप की सेम चीज़ है। अगर ग्रोसरी में हम देखें तो फ्रूट्स में आ जाएंगे एप्पल, मैंगो, बनाना, इस तरह की चीज़ें सेम 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 उनकी टाइप हो गई है, तो उस कैटेगरी में जो चीज़ इंक्लूड होंगी वो उस लिस्ट में आ जाएंगी। द डाटा विच इज वी स्टोर इन लिस्ट शुड बी ऑफ सेम नेचर। जो हम लिस्ट के अंदर डाटा डाल रहे हैं वो सेम नेचर का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया कि ग्रोसरी आइटम में अगर हम फ्रूट्स की हमने कैटेगरी सेलेक्ट की है तो फ्रूट्स की लिस्ट में सिर्फ फ्रूट्स होंगे, नो वेजिटेबल, नो एनी अदर आइटम। द आइटम और एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आर स्टोर्ड इन सम पार्टिकुलर ऑर्डर। किसी खास ऑर्डर के मुताबिक हमने उनको रखा होगा। व्हाट डज दिस मीन, कि इसका मतलब ये है कि अगर यू हैव द फ्रूट लिस्ट विच आर आल्सो इन सम ऑर्डर, यू मे हैव नेम्स इन सम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप रख सकते हैं जैसे ए है तो ए से पहले जो फ्रूट्स नेम आ रहे हैं वो आ जाएंगे, फिर बी, बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट सी, डी, भी ऐसे सारी अल्फाबेट जो है वो चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल है विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये टेबल पेपर में एज इट भी आ सकता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि एक दो पेपर्स में एग्जैक्ट टेबल बच्चे इसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये एज एन एमसीक्यूज भी आ सकता है, एज एन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन नेम आपको दे दिए जाएंगे और आपने उनके डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। क्रिएट लिस्ट नाम से पता चल रहा है कि हमने एक लिस्ट क्रिएट करनी है। कॉपी, हमने एक किसी लिस्ट को कॉपी करके दूसरी में लेके जाना है, क्योंकि यह लिस्ट्स वाले सेक्शन में है, तो दीज ऑल आर लिस्ट। अभी हम क्लासेस या अरेज से बाहर निकल आए, ये लिस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉपी है तो वो भी लिस्ट को कॉपी करेगी, क्लियर है तो वो भी क्लियर करेगी लिस्ट को, उसके सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगी। इंसर्ट करना है तो कौन से पोजीशन को कहाँ पे इंसर्ट करना है, रिमूव, गेट, अपडेट, फाइंड, लेंथ, ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन आपने अच्छे से लर्न करनी है। उसके बाद इफ वी यूज अ करंट मेकर, द फॉलोइंग फॉर मेथड वुड बी यूज। अगर हम करंट का फंक्शन जो है वो यूज कर रहे हैं तो उसके फिर से चार फंक्शंस होंगे। दैट वुड बी स्टार्ट, टेल, नेक्स्ट, बैक। स्टार्ट उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, टेल उसका वेरी लास्ट एलिमेंट होगा, यानी कि सबसे एंड वाला। नेक्स्ट उसका जो होगा वो जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं उससे नेक्स्ट वाला होगा। बैक जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं उससे एक एलिमेंट बैक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आ जाता है सेकंड लेक्चर। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऐड, नेक्स्ट, रिमूव, फाइंड मेथड्स को। और स्टार्ट करते हैं, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। स्टार्ट ऑपरेशन दैट सेट्स द करंट पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। स्टार्ट ऑपरेशन का काम क्या है कि वो लिस्ट के पॉइंटर को फर्स्ट पे ले जाता है, फर्स्ट एलिमेंट पे ले जाता है। टेल ऑपरेशन जो है वो सबसे लास्ट पे ले जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो एक एलिमेंट से नेक्स्ट पे कर देगा। ये समरी है जो भी हम पीछे पढ़ के आए। फिर लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, हमने लिस्ट में नंबर ऐड करना है तो वो किस तरीके से हम ऐड करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज स्टार्ट द इंडेक्सिंग फ्रॉम जीरो। ये हर नंबर जीरो से स्टार्ट करना ज़रूरी नहीं है, वन से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं।
लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नंबरिंग जो है वो 0 ही होती है। समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द इंडेक्सिंग फ्रॉम 1। फॉर दिस वी लीव द 0th पोज़ीशन। जब हमें 1 से कहा जाए तो हमने फिर 0th पोज़ीशन को लीव कर देना, छोड़ देना एंड स्टार्ट यूजिंग द अरे फ्रॉम द इंडेक्स 1 दैट इज़ एक्चुअली द सेकंड पोज़ीशन। हमने फिर 1 से स्टार्ट करना है जो कि एक्चुअली पोज़ीशन है। पहली पोज़ीशन तो 0 हो गई तो सेकंड पोज़ीशन अब किसकी हो जाएगी? 1 वाली स्पेस की हो जाएगी। उसके बाद ऐड मेथड है तो हमने ऐड किस तरीके से करना है? ऐड मेथड जो है उसको हमने ऐड 9 फॉर एग्ज़ाम्पल आप 9 डिजिट जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड 9 ये हमारे पास लिस्ट है। उसके अंदर हमने 9 ऐड करना है। हमारी पहली लिस्ट ये है, 9 ऐड करेंगे। करंट साइज़ जो है उसका 3 हो है और साइज़ जो है उसका 5 है। करंट हम जिस पोज़ीशन पे हैं, current is representing the position and size is representing the size of the list। उसके बाद हमने इसको इंसर्ट करा दिया 9 नंबर। नेक्स्ट पे किस तरह जाना है, ये थोड़ी-थोड़ी इसकी डिस्क्रिप्शन है, आपने इसको थोड़ा-सा ओवरव्यू इसका ले लेना। मतलब मेन मकसद इसका यही है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि अगर आपको ये एज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो यू कैन राइट फ्रॉम योर ओन साइड। फाइंड और छोटा-सा फंक्शन है, इसको आप प्रैक्टिस करके लर्न कर सकते हैं। उसके बाद अदर मेथड्स, इनके अलावा मेथड कौन-कौन से हैं? गेट मेथड है, यूज्ड टू गेट द एलिमेंट फ्रॉम द करंट पोजीशन इन द अरे। हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं, हमें वो एलिमेंट चाहिए, वहाँ पे हम उसको गेट मेथड को डिक्लेयर कराएँगे। हमने इसको अपडेट करना है तो अपडेट मेथड को डिक्लेयर कराएँगे। ये हाइलाइटेड है, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो आपने साथ-साथ क्लियर करते रहना। लेंथ है, हमें लेंथ पता चलनी चाहिए तो हमने रिटर्न साइज़ सेमीकोलन, ये वाला फंक्शन है, ये इसका सिंटैक्स है। बैक जो है वो एक पोजीशन डिक्रीज करके बता देगा। स्टार्ट सेट द करंट पोजीशन टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट और एंड जो है वो वही लास्ट बता देगा। उसके बाद अब हमारा है एनालिसिस ऑफ अरे लिस्ट। हम अरे लिस्ट को किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं? ये भी वही फंक्शन है, ऐड, रिमूव, डिलीट, फाइंड। हम अब आ जाते हैं मेन चीज पे, दैट इज लिस्ट यूजिंग लिंक्ड मेमोरी। लिंक्ड मेमोरी को यूज करके हमने लिस्ट जो है वो बनानी है, या बनी हुई लिस्ट है उसको किस तरीके से करना है। In an array, the memory cells of the array are linked with each other. It means that the memory of the array is contiguous। कि एक अरे में मेमोरी जो है वो सेल्स जो है वो एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। पहले का दूसरे के साथ लिंक है, दूसरे का तीसरे के साथ लिंक है। और किस तरीके से लिंक है, यहाँ पे नीचे डायग्राम बनी होगी इस तरीके से। पहला है उसका दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर इस तरह। हर एलिमेंट जो है वो दूसरे से लिंक्ड है। It is located in every next location in the memory. It is property of the array that its elements are placed together with one another in the memory. We have declared the size of the array. It is not possible to increase or decrease it during the execution of the program. Once we declare, अगर हमने एक नंबर कह दिया कि हमारी ये अरे का साइज जो वो 6 है या 4 है, तो वो उतना ही रहेगा। हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम उसको नहीं चेंज कर सकते। अगर हमें चेंज करना है तो क्या करना है, वी हैव टू कंपाइल द प्रोग्राम अगेन बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। तो दोबारा उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसको कंपाइल करा लेना है। बट व्हाट हैपेंस इफ वी अगेन नीड टू स्टोर मोर एलिमेंट्स। अब दोबारा से अगर हमें दोबारा चाहिए तो हम क्या करेंगे, वी विल चेंज द कोड ऑफ आवर प्रोग्राम टू चेंज द डिक्लेरेशन ऑफ द अरे व्हाइल रिकम्पाइलिंग इट। फिर हम अपने प्रोग्राम को चेंज कर देंगे। एक मतलब अगर हमने चेंज करना है तो हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके फिर एग्जीक्यूट करा देंगे। दोबारा से अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है या फिर दोबारा ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमने क्या करना है, अपने प्रोग्राम को चेंज करना है, डिक्लेयर करना है अरे को और उसके बाद उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट कराना है। लिंक्ड लिस्ट जो है वो सिंगल लिंक भी हो सकती है, डबल लिंक भी हो सकती है। लिंक्ड लिस्ट में यहाँ पे देखिए ये सिंगल वाली आ गई है, फिर ये डबल भी आएगी, वो ऐसा हम डिस्कस करेंगे। नाम से पता चल रहा है सिंगल का मतलब ये है कि वो एक साइड से सिर्फ 2 जो है वो 6 से कनेक्ट है, 6 2 से नहीं कनेक्टेड। इसी तरह 6 जो है वो 8 से कनेक्ट है, लेकिन 8 6 से नहीं कनेक्ट। यानी कि एक ही सीक्वेंस से वो जा रहे हैं, एक ही सीक्वेंस से वो कनेक्टेड है। अब 1 जो है वो 2 से नहीं कनेक्ट, ना 1 6 से कनेक्ट है, 1 किसी से नहीं कनेक्ट, 1 से सिर्फ 7 कनेक्ट है। और fields जो है ना, टू फॉर्म अ लिंक्ड लिस्ट एट फर्स्ट वी डिफाइन अ नोड
हमने अगर लिंक लिस्ट लेनी है तो हमने नॉट डिफाइन करना है। नॉट 2 चीज़ों से होता है, एक ऑब्जेक्ट से और दूसरा नेक्स्ट से। ऑब्जेक्ट क्या करता है? फील्ड दैट होल्ड्स द एक्चुअल लिस्ट एलिमेंट। ऑब्जेक्ट में क्या होती है? एक्चुअल उसका एलिमेंट होता है, और नेक्स्ट जो होता है वो अगले नोड की या अगले नंबर की लोकेशन को स्टार्ट कर रहा होता है। ये थी सिंगल लिंक्ड। अब डबल लिंक्ड हमने किस तरीके से देखनी है? डबल लिंक्ड यहाँ पे आएगी, एक सेकंड। लिंक लिस्ट ऑपरेशंस आ गए कि हमने किस-किस तरीके से करना है। न्यू अगर हमने यूज़ करना है तो ये वाला हमने ऑपरेटर यूज़ करना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज़ सेकंड लिस्ट। सेकंड लिंक डबल लिंक्ड लिस्ट को हम डिस्कस करेंगे। डबल लिंक्ड लिस्ट कहाँ है? ये नहीं, अभी नहीं है। ये भी सिंगल लिंक का जो है कॉन्टेक्ट चल रहा है कि वो क्या-क्या उसके प्रोग्राम्स हैं, किस तरीके से हमने ऐड करना है, रिमूव करना है, एलिमेंट्स को हमने अचीव करना है। और ये थर्ड थर्ड लेक्चर है? नहीं, फोर्थ लेक्चर है, चैप्टर थर्ड है। इसमें यहाँ पे आके अभी भी ये सिंगल ही लिस्ट है। डिलीट किस तरह करना है हमने इसको, अपडेट किस तरह करना है, नया नोड किस तरह लेकर आना है, हेड कहाँ से आएगा, टेल कहाँ से आएगा, ये सारी वही बातें हैं, एंड दैट इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ये आ गया डबल। डबली लिंक्ड लिस्ट में ये है कि पहले आपके पास एवरी नोड हैज़ अ फील्ड नेक्स्ट दैट पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। यहाँ पे पहले प्रीवियस का होगा, फिर वो एलिमेंट होगा और फिर नेक्स्ट होगा। पहले एक एलिमेंट होता था और वो सिर्फ अपने नेक्स्ट वाले से कनेक्ट होता था, पीछे वाले से कनेक्ट नहीं होता था। अब ये जो एलिमेंट अब सेंटर में है, वो नेक्स्ट वाले से भी कनेक्ट हो सकता है और प्रीवियस वाले से भी कनेक्ट हो सकता है। उसकी ये डायग्राम जो है वो इस तरीके से है कि 2 जो है वो अपने हेड से भी कनेक्टेड है और नेक्स्ट नंबर से भी। इसी तरह 1 भी जो है वो 2 से भी कनेक्टेड है और 6 से। अच्छा, अब ये सिंगल लिंक हो गई कि वो 2 जो है वो सिर्फ 6 से कनेक्ट है। डबल में आ गया कि 2 भी 6 से कनेक्ट है, 6 भी 2 से कनेक्ट है। लेकिन अभी भी स्टिल 1 जो है वो 2 से नहीं कनेक्ट। अगर हमने 1 से कोई काम लेना है कि वो 2 के पास जाए या 2 को अचीव करे, कुछ करे, तो 1 जो है वो 2 से नहीं कनेक्ट, लेकिन 1 7 से कनेक्ट है। तो इसके लिए नेक्स्ट हमारी लिस्ट है, दैट इज़ सर्कली लिंक्ड लिस्ट। यानी कि हर नंबर दूसरे नंबर के साथ कनेक्टेड है। इसमें ये है कि डबल लिंक्ड सिंगल में ये है कि एक नंबर अपने अगले नंबर से कनेक्टेड है। डबल में एक नंबर जो है वो अपने प्रीवियस से भी कनेक्टेड है और नेक्स्ट से भी कनेक्टेड है। अभी भी एक चीज़ जो मिसिंग थी, दैट इज़ सर्कली लिंक्ड लिस्ट। उसमें ये है कि ये इस तरह जो 2 है वो 6 से भी कनेक्ट है, 8 से भी, 7 से भी, 1 से भी, और अगेन 1 जो है वो 2 से भी कनेक्ट है। इसी तरह 1 6 से भी कनेक्ट हो सकता है। इसकी एग्ज़ाम्पल जो मेन है ना वो इस तरीके से इसके डायग्राम है कि हर नंबर दूसरे नंबर से कनेक्टेड है। 1 6 से कनेक्ट हो सकता है, 2 6 से हो सकता है। नो सच नोड हुज़ नेक्स्ट फील्ड इज़ नन। उसके बाद जोसेफ की प्रॉब्लम आई। अच्छा, उन्होंने ना यहाँ पे एक एग्जांपल दिया बहुत मज़े की कि अगर उन्होंने लीडर एक सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने सर्कल में 10 बंदे बैठ के हैं, 10 लोग हैं, उन्होंने एक लीडर निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे कि हर तीसरे बंदे के बाद जो आएगा ना नंबर, जो बंदा होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। 1 2 3, 3 के बाद 4 आया, उसको एलिमिनेट कर दिया। वो चला गया, आउट हो गया। फिर 5 6 7, 7 अब 3 नंबर हो गए, उनके बाद फिर 8 आया, वो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद इसी तरह 9 10 1, दोबारा 11 पे नहीं जाना क्योंकि हमने 10 नंबर लिए। 9 10 1, उसके बाद 2 आ गया, 2 एलिमिनेट हो गया। इस तरह कर के जो है ना वो एक बना रह जाता है। जैसे अब ये 1 2 3 था, 4 एलिमिनेट हो गया। फिर 5 6 7 है, उसके बाद 8 एलिमिनेट हो गया, 2 हो गया, एक-एक करके ये सारे एलिमिनेटेड हो गए, यानी कि निकल गए। 5 बच गया, तो ये नंबर पर्सन 5 जो था, वो फिर इनका जो प्रेज़िडेंट था, मिनिस्टर था, शायद इस तरह की कोई पोज़ीशन थी, लीडर्स आई थिंक, तो वो उसको पर्सन 5 को लीडर बनाया गया। ये आपको एक कांसेप्ट क्लियर कराने के लिए है कि हम एक लिस्ट में डाटा को किस-किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे क्या मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 में मूव किया जाता है। लेंथ मेथड इज़ यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ द व्हाइल लूप।
देन वी रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट एंड यूज द नेक्स्ट। इसमें हम अब जो ऑपरेशन डिस्कस करें दैट इज नेक्स्ट, लेंथ, रिमूव, ये ऑपरेशंस है। उसके बाद है बेनिफिट्स कि सर्कुलर लिस्ट को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स है। जो मेन चीज़ें मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है, उनको आपने ज़रूर रीड आउट करना है। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की डेफिनेशन ये है कि अ डाटा टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यूज। ऐसा कलेक्शन का ऐसे वैल्यूज का कलेक्शन जिसमें ऑपरेशंस उनके ऊपर किए जा रहे हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट डाटा की जो एब्रीविएशन है एडीटी भी उन्होंने रखा हुआ है। इस तरह आपको एक एमसीक्यू भी आ सकता है कि एडीटी रेफर्स टू क्या हो, ठीक है। और ये उसकी डेफिनेशन है। 4 ऑपरेशंस हैं जो हमने अभी पढ़े लिस्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने वाले। सिंगल लिंक्ड लिस्ट, डबल लिंक्ड लिस्ट एंड देन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। और उसके बाद हमने पढ़ी थी एब्स्ट्रैक्ट नहीं, सर्कुलर और फिर जोसेफ वाला पढ़ा था हमने। उसके बाद स्टैक्स आ जाते हैं। स्टैक्स ये कह रहे हैं कि आपके पास ना उन्होंने एक आइडिया दिया हुआ है कि अगर बुक्स हैं आपके पास, ठीक है। एक बुक आपने रखी और उसने यूज़ किया कैसेट। स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ लीनियर ऑर्डर। लीनियर ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को, ये चीज़ों को रखा हुआ है, उसकी कलेक्शन है। एक बुक रखी, दूसरी रखी, तीसरी हमने उसके ऊपर रख दी, चौथी रख दी और ये फिफ्थ वाली रख दी। अब अगर हमें थर्ड वाली चाहिए तो हम किस तरह से लेंगे। अब हमें ये थर्ड वाली चाहिए तो हम किस तरह से लेंगे। एक मेथड ये है कि हम नीचे से उसको फेच आउट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये कि हम ऊपर से इसको रिमूव कर दें, फिफ्थ को और फोर्थ को, फिर जाके इसको पकड़ें। अब ये भी इसका तरीका है कि हमने इसको किस तरीके से इसको फेच आउट करना है। क्योंकि वो लाइन में रखी है दैट इज़ कॉल्ड लीफो, यानी कि लीफो नंबर सिस्टम इन्होंने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद इसके मेथड्स हैं। 3 तरीकों से हम इसको निकाल सकते हैं, पुश, पॉप एंड टॉप। पुश क्या करेगा, इंसर्ट एक्स, हमने सिर्फ नाम लिख देना है कि हमें थर्ड नंबर चाहिए। वो थर्ड नंबर जो है वो स्टैक से बाहर आ जाएगा, उस बाहर आ जाएगा यानी कि उसके टॉप पे आ जाएगा। पॉप करेंगे तो रिमूव द टॉप। पॉप से ये होगा कि वो पहला रिमूव हो जाएगा। अगर हमें थर्ड वाला चाहिए तो फिफ्थ रिमूव हो गया, फोर्थ रिमूव हो गया और थर्ड हम अचीव कर सके। टॉप चाहिए तो रिटर्न द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक। तो वो टॉप पे एलिमेंट को ले आता है उसको स्टैक से रिमूव किए बगैर। ये इसकी कुछ ऑपरेशंस हैं। ये इसकी थोड़ी-सी फिगर्स के थ्रू आपको ग्राफिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। लीफो अभी जो मैं आपको बता रही थी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में इन हुआ है, सबसे लास्ट में अंदर आया है, लेकिन जा वो सबसे पहले रहा है। दिस इज़ अ थिंग। उसके बाद स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है अरे को यूज़ करके। ये मैंने सारा रीड आउट किया है, इसमें कुछ एमसीक्यू इसके तौर पे नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है कि आपने इसको कॉन्सेप्चुअली इसको क्लियर करना है। तो आई होप सो कि पहले 5 लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं है, आई फील फ्री टू आस्क एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।